दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी कब तक अपने पति की गलतियों पर पर्दा डालती रहोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रूसी बेटा, तैयार हो जा, तेरी बुआ के यहाँ चलना है। तेरी थोड़ी बहुत पैकिंग तो मैंने कर दी है, बाकी की पैकिंग तुम खुद करो। और हाँ, शादी के हिसाब से 2-3 जोड़ी कपड़े जरूर रख लेना, वरना वहाँ जाकर शिकायत करोगी। इतना बोल कविता जी कमरे से बाहर निकली थी कि रूसी चिल्ला पड़ी, माँ आपको समझ नहीं आता क्या? नहीं जाना मुझे, एक ही बात कितनी बार बताऊं, मैंने भी तो तुम्हें समझाया था ना। बेटा, जाना जरूर है, बुआ के जेठ के बेटे की शादी है और हमारा जाना बनता है। सब लोग जा रहे, तेरी दादी, पापा, मैं और तेरे भाई भी। अब तुम सियानी हो गई हो, अकेली लड़की हो, घर नहीं छोड़ सकती। क्यों नहीं माँ, क्या दिक्कत है अपने ही घर में अकेला रहने में? और फिर 2-3 दिन की तो बात है, मैं मैनेज कर लूंगी। आप लोग निश्चित होकर जाओ। रूसी, तुम बात को समझते क्यों नहीं? जवान बेटी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। और फिर आजकल लड़कियों के लिए कोई जगह सेफ नहीं है। मेरी बात मानो, साथ चलो, अकेले तो तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली माँ। जिस जगह तुम मुझे लेकर जा रही उस जगह से ये घर बहुत सेफ है। बात को समझो माँ, मुझे वो सब दोबारा नहीं चाहिए। डर लगता है मुझे फूफा जी से, प्लीज बात को समझो, या फिर जब कुछ हो जाएगा तब समझ आएगा आपको। इतना सुन कविता जी खामोश हो गई, मन में कुछ सोच विचार सा करने लगी। कुछ पुरानी यादें आंखों के सामने घूम गई और उन्होंने अपनी बेटी को अचानक बाहों में भर लिया। माँ से लिपटते ही वह फुट फुट कर रो दी। माँ ने बेटी के बिना कुछ कहे ही उसके मन की पीड़ा को समझ लिया था। कविता जी खुद को संभाल कर बोली, मेरी बेटी कब से इतनी बड़ी हो गई कि मुझसे बातें छुपाने लगी। कुछ छुपाना नहीं चाहती थी माँ, बस डर थी कि कोई मेरी बात पर यकीन करेगा या नहीं। सब लोग आपके वैसे ही पीछे पड़े रहते। अगर मैं ये बात आपसे कहती तो आप पापा को बताती और पापा दादी को, फिर घर में हंगामा होता। आपकी परेशानियों को और नहीं बढ़ाना चाहती, इसलिए आप भी किसी से कुछ मत करना। फूफा जी की नजरें और उनका व्यवहार बहुत बुरा है। एक बार जब मैं उनके घर थी तो वो ने मुझे दबोच लिया था, जैसे तैसे खुद को छुड़ा कर मैं भागी। उस दिन के बाद भी ये सब नहीं रुका। उनका मुझे बिना मतलब सुना और गंदी निगाहों से देखना आज भी चालू है। उनकी आंखों में आज भी शर्म नहीं है, आज भी वह सब याद आता है तो मैं सो नहीं पाती हूँ। वह हादसा दिल और दिमाग से जाता ही नहीं है। फूफा जी चेहरा याद आता, दिल करता उस इंसान को जान से मार दूं। मैं मर जाऊंगी लेकिन उनके घर नहीं जाऊंगी। इतना बोल रूसी फिर से बिलख पड़ी। बेटा, मैं हूँ तेरे साथ, इस परिवार को बसाने के लिए मैं बहुत समझौते करते आई हूँ। अब और नहीं, मुझे मेरी बेटी के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, वरना मैं खुद की नजरों में गुनगहार हो जाऊंगी। हम कहीं नहीं जा रहे, अब तू आराम कर और याद रखना इन सब में खुद को कभी दोष मत देना। गलती तेरे फूफा जी की है जो उन्होंने तुझ पर बुरी नजरें डाली। इतनी बोल रूसी के सिर पर प्यार भरा हाथ फेर कविता अपने में आ गई। कहीं ना कहीं कविता इन सब के लिए खुद को दोषी मान रही थी। ऐसा ही कुछ उसकी जेठानी की बेटी तन्वी के साथ हुआ था और जब उन्होंने आवाज उठाई थी तो सबसे पहला उनका विरोध उनके अपने परिवार ने किया था। रेवती ने खूब हंगामा किया था और बड़ी दृढ़ता के साथ पति का साथ दिया था। कहने को कमला जी घर की बड़ी थी, लेकिन उन्होंने भी बेटी रेवती और दामाद महेश का साथ दिया था। ऐसी ऐसी बातें कही गई और उस बच्ची के खिलाफ जिन्हें सुनकर किसी के भी कानों से खून निकल आता। अंत में हुआ कुछ नहीं, तन्वी के माता पिता
वो शहर छोड़ दूसरे शहर जा बसे और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। आज जो परिवार के किसी भी सदस्य के संपर्क में नहीं है, उनके जाने के बाद भी तरह तरह की बातें होती रही। आज कविता को लग रहा था काश उसने तन्वी और जेठ जेठानी का साथ दिया हुआ, लेकिन उस समय कविता और उनके पति देवराव शुभ सामुक दर्शक बन खड़े थे। शायद इसी कारण महेश जी का हौसला बढ़ा और उन्होंने वही हरकत रूसी के साथ भी की। वो जानते थे कि वह तो घर के दामाद बाबू हैं, जिन्हें अपनी मन मर्जी करने का हक है। कुछ गलती भी होती है तो उन्हें बचाने के लिए कई लोग खड़े हो जाएंगे, जैसे कि उनकी पत्नी रेवती, सासू माँ कमला जी, जो घर की बड़ी और पूरे घर पर उनकी हुकूमत चलती थी। शाम को जब रूसी के पापा सुरेश जी घर आए तो कविता ने सारी बात उन्हें बताई। सुरेश जी वही बैठ गए। कुछ देर के लिए कमरे में शांति सा गई। फिर वह बोले, इस बार नहीं बसेगा। वह पिछली बार भी मैं जानता था कि उसने गलती की है, लेकिन बस चुप रह गया। तन्वी इस परिवार की बेटी थी और कोई दरिंदा हमारे ही घर में उसे नोच खा गया और हम देखते अरे आज वही सब रूसी के साथ हुआ। कल को ये सब मैं किसी के साथ नहीं होने दूंगा। अब जो होगा देखा जाएगा। सुरेश जी ने उसी समय अपने बड़े भाई को फोन किया और सारी बात बताई। दोनों ने फैसला किया कि बहुत हुआ, अब गुनहगार को सजा दिलाने का समय आ गया। उसी समय सुरेश जी पुलिस के पास गया और महेश जी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट गई। जब ये बात कमला जी को पता लगी तो वह बोली, तुम दोनों भाइयों की हिम्मत कैसे हुई मेरे दामाद पर ऐसे इल्जाम लगाने की? और तुम दोनों ने सोचा है इससे परिवार की कितनी बदनामी होगी, लोग क्या क्या बातें करेंगे, मेरी बेटी का घर टूटेगा और कौन करेगा तन्वी और उसी से शादी? होने दो माँ, अब जो होगा सो होगा। आज हमारी बेटियों को हमारी जरूरत है। अगर आज अपनी बेटियों के साथ नहीं खड़े हुए तो खुद से कभी नजरें नहीं मिला पाएंगे। सुरेश जी बोल ही रहे थे कि तभी रेवती वहाँ आ गई और सभी को भूला बुरा सुनाना। दीदी सुनो, तुम भी जानती हो तुम्हारा पति कैसा, कब तक उसकी गलतियों पर पर्दा डालती रहोगी? आपकी भी तो एक बेटी है ना। सोचो यही सब उसके साथ हुआ होता तो इन्हीं जैसे दरिंदों के कारण बेटियां घर में भी सुरक्षित नहीं है अब। और नहीं, इस बार तुम बीच ने बिल्कुल मत आना, वरना गुस्से में बोलते हुए सुरेश जी ने जैसे तैसे खुद को रोक लिया। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि सब चुप हो गए। पुलिस महेश को ले गई थी और उसे उसके किए की सजा दिलवाने में जुट गई। इन सब बातों ने तन्वी के दिमाग पर गहरा प्रभाव डाला था। उसे समय लगा इन बातों ने बाहर आने में, इसलिए उसकी काउंसलिंग चली। एक समय के बाद सभी की जिंदगी पटरी पर आ गई। जो कुछ हुआ उसे तन्वी और उसी ने बुरा सपना समझ भुला दिया।